Uh, Yesterday, we have discussed regarding the planning and controlling, or we have discussed with respect to the inflation and NPV. So, mean that time value of money, time has a value, and what dollars today is, it is more better than tomorrow's dollar. The idea behind that was, with the passage of time, inflation in a society once increase, तो वो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू को इरोड करता है, खा जाता है. ये थी हमारी कल की डिस्कशन माय डियर. आज अगर आप देखें तो हम असल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करनी है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन और लाइकवाइज. अच्छा, ये अनीक कुछ बताएंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या होता है? सर बेसिकली सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें जी जी, ठीक है. वो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है पर यूनिट. एग्जैक्टली. तो हमें इनफैक्ट फॉर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट्स व्हाई जो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे हमें जो है वो देखना होता है, और हमें अपनी कॉस्ट को, जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, उसको सेपरेट करना पड़ता है. चूंकि जब हमारी सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो वो हमारा सीएम होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर दो चीजें हो सकती हैं. वन इज द फिक्स कॉस्ट, द अदर इज द प्रॉफिट वन. ठीक है. और अगर उसमें फिक्स कॉस्ट लेस कर दी जाए और बाकी अगर प्रॉफिट ना बचे, तो वो अनीक साहब क्या चीज होगी? सर वो लॉस होगा नहीं. नहीं, दोबारा सुनिए. सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फिक्स कॉस्ट को लेस किया और पीछे कुछ नहीं बचा हमारे पास. इसका क्या मतलब अच्छा, है? मतलब कि जीरो. जी जी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट सर. एग्जैक्टली. दिस इज मीन दैट देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये जो वैसे कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ कप थ्योरी समझाने के लिए था कि ये हमारे पास सेल्स है. सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो टेक्निकली ये जैसे हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. और इफ फिक्स कॉस्ट इज डिडक्टेड, और इफ समथिंग लेफ्ट, दिस वुड बी द नेट प्रॉफिट would be there. If no profit is there, so it mean that this is break even point. और break even point किसको हम कहते हैं? A point where there is no profit, there is no losses. So, for the planning of the company, like a company first try their level best to reach and to touch to the break-even point. क्योंकि once the company is able to attain the break-even, तो इसका मतलब है कि इससे पहले कंपनी को लॉसेस होंगे, और ब्रेक-इवन पॉइंट पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है. और once break-even point have been attained, उसके बाद फिर कंपनी would be converted into profitable form like. So now in fact, how does a business make a profit? Answer these two questions. So this is what, like a sales would always be 100%, variable cost is 70%. तो ये हमारे पास क्या बना? CM, that is a contribution margin. और फिर फिक्स कॉस्ट में से हम अगर लाइक टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना जी, वो अगर हम अगर वो निकाल दें, तो वो आई मीन लाइक दी जो चीज बनेगी वो हमारे पास होगी. इसका मतलब है सीएम में दो चीजें हो सकती हैं. वन इज द फिक्स कॉस्ट, द अदर वन इज द टोटल प्रॉफिट वुड बी देयर. Here, like टिपिकल जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, वो हमारा होता है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है. ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट होता है. ये हमारी ओल्ड टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस टेक्निक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एज मैनेजमेंट टूल के तौर पे हम क्या करते हैं
कि सेल में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, तो देन वी वुड बी एबल टू गेट अ प्रॉफिट। इन दोनों टेक्निक्स में क्या फर्क है, टिपिकल और मैनेजमेंट टूल में? जी प्लीज अनीक बताएंगे क्या फर्क है? सर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला टूल है उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट सारी जो वो एडअप कर रहे हैं, वेरएज जब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसमें वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्पेसिफाइड है, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं एंड वो एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफाइड होती हैं कि ये चीज़ें आपने लेस करनी है। हाँ इसका मतलब है कि जो हमारी आपकी टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस टेक्निक होती है ना, उसमें हम सेग्रीगेट नहीं करते कि विच वन इज आर फिक्स कॉस्ट एंड विच वन इज आर वेरिएबल कॉस्ट। हम अपनी टोटल कॉस्ट को उसमें से लेस कर लेते हैं, लिहाजा हम कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, तो इसलिए हमें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट टूल के तौर पे हम वेरिएबल कॉस्ट को अलग रखते हैं और फिक्स कॉस्ट को, और जब हम अपनी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी क्या, दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक कैन बी यूज फर्दर फॉर एनालाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक, दैट्स व्हाई आई थिंक ये हम यूज करते हैं। तो माय डियर थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, इसमें से डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लाइक ग्रॉस मार्जिन वो है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और फिर इनमें फैसिलिटीज, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडमिन वगैरह, सो ऑन लाइक नेट ऑपरेटिंग इनकम और ये फिर हमारे पास ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन, अदर इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये एक हमारी जो टेक्निक है कि जिसके अंदर हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो ग्रॉस मार्जिन हम निकालते, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपने डायरेक्ट लेबर और जो इसको हम फाइंड करते हैं, और उस तरीके से हमारा, तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन निकलता है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन वी आर सपोज टू फाइंड इट लाइक। मेरा ख्याल है यू गॉट द पॉइंट। सी जी सर। सर हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जी जी पूछना चाहेंगे? जी प्लीज। नो सर, affirmative. Okay, okay. What is the objectives to determine the sale volume or selling price needed to achieve a target profit? Describe and illustrate target costing. Describe and discuss the importance of cost structure. Discuss the assumption that underlie cost volume profit analysis. हम इन बेसिस के ऊपर इन चीजों को हम कर सकते हैं। कॉस्ट बिहेवियर में हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज इन टोटल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पे बैक, कॉस्ट ऑफ पे पैक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, वेरिएबल कॉस्ट टू पैक एंड शिप, सेल्स कमीशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल मंथली फिक्स कॉस्ट। तो ये उन्होंने थोड़ा सा बिहेवियर, असल में बिहेवियर का मतलब है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम होती है, और इस हवाले के साथ हम इसको करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल इज बीइंग गिवन, सेल्स हमारी पर यूनिट, वंस वी आर प्रोड्यूसिंग 50,000 सॉरी 5,000 6,000 7,000, तो उसमें हमारी सेल जो है वो 5,000 पे 1,00,000 होगी, 6,000 पे हमारी सेल 1,20,000 1,40,000। वेरिएबल कॉस्ट अगेन इज गोइंग टू बी चेंज, क्योंकि जितना यूनिट आप बनाएंगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपकी बदल जाएगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन केस ऑफ 5,000 यूनिट इज 40,000, in case of 6 it is 48, in case of 7,000 this is going to be 56, और उनमें से हमारी फिक्स कॉस्ट वुड 40,000 40 अच्छा ये अनीक साहब बताइएगा, ये फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी? सर दैट वुड डिपेंड ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर जो कंपनी का है, कैपिटल स्ट्रक्चर।
सपोज उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम 7500 यूनिट्स की है अ मंथ इन देयर फैसिलिटी, तो वंस दे रीच द 7500 यूनिट तो उससे ऊपर तो उनकी फिर फिक्स कॉस्ट उनको और लगानी पड़ेगी, उनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज एक्सपैंड करनी पड़ेगी। Good, अदरवाइज good. I appreciate, Anik, your concept with respect is quite clear. Okay, wonderful. Exactly, it means that a fixed cost would remain fixed up till certain limit. वो जो आपकी कैपेसिटीज होती हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप उसको इन्हेंस करोगे तो फिर फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक आपकी वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कॉस्ट वेरिएबल आपकी ज्यादा होगी, कम होगी तो कम है। फिक्स कॉस्ट बट फिक्स इज फिक्स अप टिल सर्टेन लिमिट। थैंक यू। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको 5000 यूनिट में कुछ नहीं हासिल हो रहा। ये दूसरे लफ्जों में क्या चीज है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर आप 5000 यूनिट को अटेन कर लेते हो तो कंपनी इज नीदर अर्निंग प्रॉफिट नॉट सस्टेनिंग एनी लॉसेस। कंपनी अगर 5000 यूनिट से बिलो हैं तो कंपनी को नुकसान होगा। 6000 पे ये प्रॉफिट है, और तो दिस इज द बेस्ट वे टू decide and to take a decision on the basis of contribution margin, on the basis of cost, profit, volume, basis contribution margin, basis you may say, in which we segregate our variable cost and we segregate our fixed cost. You know, हमारे ट्रेडिशनल वे में जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें हम ऐसा नहीं करते। द रीजन इज दैट हम अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते, और हम जब अपनी सेल में से सीजीएस लेस करते हैं तो वो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब सीजीएस में कुछ कॉस्ट फिक्स भी होती है, कुछ वेरिएबल भी होती है, लेकिन हम उसे, this is the like difference what we talking a typical sort of tool and the management tool. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली इज अ मैनेजमेंट टूल, और इसको आपके चूंकि सब्जेक्ट में यहाँ क्यों शामिल किया गया है, द रीजन इज दैट चूंकि हम एसएम कर रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और उस पर्पस के लिए हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, चीजों को देखने की जरूरत है, हमने स्ट्रेटजीज बनानी है। दैट्स व्हाई आई थिंक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और इन्फ्लेशन, एनपीवी प्लस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये टेक्निक हमें अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज और सर्टन, ये हमें करना होता है। तो दिस इज द utility and this is the basic theme behind this one. Okay, my dear, important rule is what, as sales change, income changes by unit contribution margin multiplied by the change in sales. तो जैसे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 6000 बैकपैक्स इज दिस लेस फिक्स कॉस्ट, तो नेट इनकम, तो हमारे पास चेंज होगी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी। अब अगर हम इस लेवल से आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट चेंज, दिस इज द फिलॉसफी। नाउ माय डियर, डेफिनेशन जो है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इज अ मेथड फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट वॉल्यूम मार्जिन। देखें, जब हम कहते हैं ना सीवीपी, तो वो एक मेथड फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप है। चूंकि हमने तीन चीजों के दरमियान प्रॉफिट है आपस में। कैसे? चूंकि अगर वॉल्यूम का इम्पैक्ट कॉस्ट पे, अगर कॉस्ट को बढ़ाते हैं, अगर बढ़ी है वॉल्यूम, तो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल सच इम्पोर्टेंट। तो ये आपका देखता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज
is per unit contribution margin divided by selling price, or total contribution margin divided by total sale dollar. While variable cost percentage is per unit variable cost divided by selling price, total variable cost divided by total sales dollars. This, my dear, most like vertical side, ये हमारे पास प्राइस है, जो हमने हॉरिजॉन्टल पे शो किया है वो हमारे पास यूनिट है, और ये ब्लैक लाइन जो है ये शो कर रही है हमारे रेवेन्यू, जबकि ये हमारे और ये जो हमने यहाँ से शुरू किया है, इसको हमने यहाँ से इस वजह से नहीं शुरू किया क्योंकि ये वाला पोर्शन कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है टोटल कॉस्ट, इन कॉस्ट में दोनों कॉस्ट शामिल है। ये जो रेड लाइट है इसके अंदर लाइन, इसमें फिक्स भी शामिल है और इसमें वेरिएबल भी शामिल है। तो माय डियर, इसमें जब आप की कॉस्ट यहाँ पे जाके क्लिक करती है तो ये लॉसेस हैं, इसके ऊपर प्रॉफिट है और यहाँ नॉट लॉसेस। तो ब्रेक इवन पॉइंट एट दिस लेवल इज 5000 यूनिट, मीन दैट्स $1 लाख की अगर सेल आप करते हो तो यहाँ हमारे पास प्रॉफिट हमें ना होगा ना लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट is the point at which profits are zero because total revenues equal total costs. तो प्रॉफिट हमारे पास total that would be equal to zero. This is what कि ब्रेक इवन पॉइंट में हम ब्रेक इवन देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट और जो फॉर्म दिस वन कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो परसेंटेज भी हम कंप्यूट कर सकते हैं एज वी नो। लाइकवाइज उसमें अगर देखना चाहें तो टोटल फिक्स कॉस्ट और हमारे पास जो उस हवाले से आप देखते हैं तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला भी यू आर नोइंग अबाउट दिस वन। नाउ माय डियर, दिस पॉइंट्स जिसको आप लोगों ने जरा इस हवाले से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और बेनिफिट्स ऑफ कैलकुलेटिंग योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नंबर वन इज एक्शनेबल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जो आपकी एक्शनेबल का मतलब यहाँ ये है कि थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपकी जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है वो एक मीनिंगफुल, एक्शनेबल मीन मीनिंगफुल, बिकॉज you on the basis of this able to find your sale margin, able to find your profit or even break even point. Excuse me, sir. हेलो। Hello. यार आई थिंक सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही? जी अच्छा। सर की वॉइस नहीं आ रही सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। वेट कर लें, आ जाते हैं सर, उनका सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी ठीक है।
सर ये सर्वर में कोई इशू है, सर के एंड पे कोई इशू है? अब इंटरनेट आ गई? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी जी प्लीज। जी I was talking about, please, the precise like the profit और ये जरा अनीक जरा बताएंगे ये प्रिसाइज डेटाबेस प्राइसिंग कैसे हो सकती हैं on the basis of contribution margin, please. Hello. जी प्लीज, मिस्टर अनीक। अनीक, आप मुझे सुन रहे हैं जी? उसामा, आप मुझे सुन रहे हैं जी? जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। उसामा, ये बताएंगे कि प्रिसाइज डेटाबेस प्राइसिंग कैसे होती है सर ये इफ वी आर यूजिंग सीवीपी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन? जी सर, अब सीवीपी जब ग्राफ बनाते हैं सर, तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपको क्या सेल्स है, सेल इतने होने पर, इतने यूनिट होने पर क्या प्रॉफिट आएगा, या लॉस में आते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं। नहीं, सर suppose mean जी that's at before the break even point prices जी may be different or after the break in, ऐसा हो सकता है मैं सर after the break even point? सर प्लीज कम अगेन। I'm talking कि before break even point prices might be different or after the break even point क्या prices हम different कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं आप। क्या उसके पीछे फैक्टर्स हैं, क्यों? जी प्लीज। एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं मेरा ख्याल कोई। देखिए ऐसा है कि लाइक इसमें द रीजन इज दैट till and at the point of break even you have recovered your all fixed cost. That's why I think after the break even point हम प्राइसिंग सम टाइम चेंज करके, चूंकि हमने उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना होता है, तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हैव बीन रिकवर्ड, लाइक सो दैट्स व्हाई आई थिंक हमारी जो प्राइसिंग पहले थी वो डिफरेंट हो सकती है और बाद में डिफरेंट हो सकती है। एनी हाउ प्रॉफिट एंड गोल ओरिएंटेड प्राइसिंग mean may be set okay, whether you have to earn a profit or whether some other goals are there and that have to be attained because contribution margin, so naturally level wise you know how much costs have been recovered, so that's why I think the goal oriented pricing which a company is preferring one वो भी set हो सकती हैं। ऑप्टिमाइजिंग हम ऑप्टिमाइज कॉस्ट किया जा सकता है, मीन दैट्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इस
और इस लेवल और इसको यूज करते हुए आपका जो कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो भी आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट डेटा, प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर और ओवरऑल सेल्स हो सकता है, और यूज मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू मीट एंड एक्सीड प्रॉफिटेबिलिटी गोल। और इस बेसिस के ऊपर आप मीट एंड कर सकते। मेरा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप एसएम के पॉइंट देखें। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज this is return on investment, what we call ROI. अजीम, जेंटलमैन, ये क्या चीज होती है ROI? सर जी जी, एक्सक्यूज मी, सर आवाज आ रही है? आपकी सर आवाज आवाज आ रही है? अब जी 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 सर जी, ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट एसेट्स, हाउ योर एसेट्स आर एफिशिएंटली यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, करंट ऑपरेशंस। ठीक है ठीक है ठीक है। ROI और दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, mean that is the total assets that a company basically have deployed, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ROI हम उन तमाम एसेट्स को इस्तेमाल करके what that we are getting, so is a measure of the organization's ability to use assets to generate additional value for those contributing resources to that organizations. So this can be. Now, why is it ROI important one? So the importance is this one: funder confidence, mean those who are providing funds. So naturally, I think we can the confidence of be more, because what is the return that company is getting on the total assets? Public accountability, मार्केटिंग हो सकती है, एडिशनल फंडिंग में भी पूल्ड एंड यूज्ड। आप जरा, चूंकि ACMA के स्टूडेंट्स हैं, ये एडिशनल फंडिंग हमें क्यों हम करना चाहिए, जरा डिसीजन मेकिंग जरा लीजिए, कुछ सिनेरियो डेवलप करें। अनीक, पहले तो आप बताइएगा, व्हाई कंपनी में यूज एडिशनल फंडिंग? प्लीज मिस्टर अनीक। उसामा, आप बताइएगा प्लीज। फहद, आप? से डाइवर्सिफाई करने के लिए मार्केट को, किसी भी नए सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए सर। नहीं, क्यों एडिशनल फंडिंग? ठीक है, डाइवर्सिफाई फंडिंग के सर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं, एडिशनल फंडिंग सोर्स में। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं जी? सर फंडिंग का मतलब आप शेयर्स मजीद इशू कर रहे हैं सर? मुझे बताइए कि सिर्फ क्या शेयर ही बढ़ाए जा सकते हैं? सर मैं एसेट्स सोर्सेस इंक्रीज पूछ हो रहा रहे हैं, हूँ। एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स। नहीं, आई एक्सपेंशन एम ऑफ एसेट्स। टॉकिंग, नहीं देखिए, एडिशनल फंडिंग आपने जो है वो फंडिंग लेनी है, मैं द डिफरेंट सोर्स जनरेटिंग हो। बिजनेस की नीड के लिए किया जाता है, एक्सपैंड करने के लिए। जवाब नहीं समझ रहे। मैं माय डियर सिर्फ के वो सोर्सेस ऑफ फंडिंग वो क्या हो सकते हैं?
सर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं सर, आप डिबेंचर शेयर्स इशू कर सकते हैं सर। That's सर that इससे is a आपकी simple thing. Mean that जी जी सर सिक्योरिटीज ये को आवाज मजीद आवाज प्रोटेक्ट है करने के कुछ लिए आ सर। रही। नहीं नहीं, देखो देखो माय डियर, मैं सिंपल सी बात थी कि एडिशनल फंडिंग के सोर्स अभी आपने बता दिए हैं कि हम बॉन्ड्स इशू कर, वेंचर, प्रेफर्ड शेयर्स हो सकते हैं, कॉमन शेयर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। The sources of funding may be generated, may be created through bonds, through preferred shares and through common। बस मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था। My dear, this is one of the management tool is there, जो कि हम इसको ROI को एक मैनेजमेंट टूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। So that's why I think the ROI is important one। Like now you know who is the audience and what does ROI mean to EM। तो इसमें ऑडियंस का मतलब है कि वो लोग जो इसको जो हैं उनमें फंडर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, लोकल स्टेट फेडरल की जो बॉडीज होती हैं, पब्लिक है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, ये वो हैं जिन लेवल ऑफ ROI मेजरमेंट। हम ROI को प्रोग्राम लेवल के ऊपर, एजेंसी लेवल के ऊपर, स्टेट एग्रीगेट लेवल के ऊपर, नेशनल एग्रीगेट लेवल के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। नीड असेसमेंट टू आउटकम मेजरमेंट एंड इटरेटिव प्रोसेस। एक्सक्यूज मी सर, बताएंगे ये इटरेटिव प्रोसेस क्या होता है प्लीज? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो लास्ट स्लाइड आपने अभी शो की थी सर, जी। इस पे सर ये प्रोग्राम और एजेंसी और स्टेट एग्रीगेट पे सर इसको कैसे यूज करेंगे? ये सर मैं फर्स्ट टाइम हाँ इसको नहीं, देख रहा हूँ। देखिए जो प्रोग्राम लेवल है ना, वो एक ब्रॉडर लेवल होता है जिसमें फर्ज करें कि आपके पूरे एक जगह पे 10 प्रोजेक्ट्स हैं और 10 प्रोजेक्ट के कॉम्बिनेशन को आप एज एग्रीगेट आप क्या नाम देते हैं? प्रोग्राम। ठीक है। ठीक है सर। एजेंसी का मतलब ये होता है कि जब आप जैसे जो शेयर होल्डर है, ठीक है, या एक ऑडिटर है, जब अपॉइंट किया जाता है, या इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर आप एजेंसी बनाते हो, मतलब जैसे हमारी डिफरेंट लोकल लेवल की एजेंसीज हैं, तो वहां पे भी आप उसको उसकी परफॉर्मेंस को ROI को चेक कर सकते हैं। ठीक है। और स्टेट है सर। एग्रीगेट का मतलब है कि जो आपकी जैसे डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, मतलब प्रोविंस वाइज कह लें, एग्रीगेट का मतलब क्या होगा? अब जैसे हम पंजाब लेवल के ऊपर ROI कंप्यूट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान का ROI जो हमारी फॉर्म्स हैं उसका भी देखा जा सकता है। गॉट इट सर। जी सर, थैंक कंप्लीटली। यू। अच्छा, अब इटरेटिव प्रोसेस क्या होता है? नीड असेसमेंट टू आउटकम मेजरमेंट एंड इटरेटिव प्रोसेस। अजीम बताएंगे? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आवाज थोड़ी सी। मैं अजीम पूछना चाह रहा हूं इसका क्या मतलब है, एन इटरेटिव प्रोसेस? रिपीटिशन। दिस वन, यस नो एग्जैक्टली, आइडिया सर। रेपिटेशन। हाँ जी जी जी। जो साइकिल होता है ना, इटरेटिव है, वो अपना शुरू होके एंड पॉइंट तक पहुंच के फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे आपका अकाउंटिंग साइकिल है, वो क्या बनेगा? जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, और फिर उसके बाद आप क्लोजिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगले साल फिर दोबारा जर्नल्स, लेजर। ये कौन सा प्रोसेस है? इटरेटिव, रिपीटेड। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट हमारी है होती है। फिर इनकॉर्पोरेट, इम्प्रूवमेंट, इवेल्युएट
इनकॉर्पोरेट इम्प्रूवमेंट करते हैं, इवेल्युएट रिजल्ट करते हैं और फिर उसको implement that we are supposed to do in the funds to outcomes mean that हमने अपने उन हमने ताकि हमारी परफॉर्मेंस तो challenges in data collection, cost per outcomes, too many outcomes, select one, no allocation of administrative cost, distribution of administrative cost, cost per outcome is per outcome, not per client served वगैरह के हवाले के साथ हम इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे के कंप्यूट एंड एक्सप्लेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे माय डियर, ये लर्निंग आउटकम में हमने ये लर्न करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम क्या होती है और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम किसको कहते हैं? जी आप बोलिएगा जरा इस पे। जी सर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में तो हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड और उसका एक उस पे कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक रिटर्न निकाल के और टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से माइनस करके हम एक वैल्यू निकालते हैं, ईवीए। थोड़ा सा एग्जांपल दीजिएगा की जो कॉस्ट होती है उस हेलो जी प्लीज। सर, वो ईवीए में तो हम इस तरह ही करते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो उसकी कॉस्ट होती है वैक से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस होता है वो ईवीए के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं। ईवीए कोई एग्जांपल दीजिए ना, फर्ज करें कि ऐसा ऐसा ऐसा। सर, एग्जांपल तो याद नहीं आ रही। अनीक आप बताइएगा बेटा। सर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हम है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी ऐड हुई है। तो फॉर एग्जांपल आपका जब हम कहते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट इतना है, ठीक है ना जी, तो इनफैक्ट वो प्रॉफिट कंपनी की वैल्यू एडिशन नहीं है। उसमें से फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमारे पास है 1,00,000 रुपया। अब उसमें से हम वैक निकालेंगे, वो जो अजीम आप कह रहे हो वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ आपका सर लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा सर, काफी आपकी वो वॉइस लैग कर रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर की ना रोज लगता है लाइट चली जाती है 8:30 बजे रोज, इस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाती है। नहीं सर के इंटरनेट का इशू है, क्योंकि आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। नहीं, लेकिन रोज 8:30 बजे ही वो मेरे ख्याल से ड्रॉप होता है। एहसन भाई। जी जी सर 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 एहसान। जी जी सर। सर ये टेक्स्ट की क्लास में भी इस तरह से ही काफी डिस्टॉर्शन होती है और वो पता लैग क्या, करती है अब इनकी वॉइस। अगर जो डिस्टॉर्शन हो रही है ना, अगर वो टीचर की तरफ से, तो वहां से उसके उनका मतलब है सर के इंटरनेट में इशू आ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है।
ठीक है, ठीक है। सर का कल भी यही मसला आ रहा था और आज भी कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है वो बार बार। इंटरनेट का इशू है सर का। आ जाते हैं सर। एहसन भाई नेक्स्ट पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है अब जो आने हैं? यार वो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में ही होंगे। सर आप तो आईसीएम में बैठे हैं, बता दीजिएगा जरा हमें टाइमली। यार वो सर्कुलर आता है ना, उसी से पता लगता है हमें। ऐसे ऐसे वो कोई बताते नहीं है कि इसमें होने लगे हैं। वेटिंग फॉर सर। हेलो हेलो। हेलो जी सर। सॉरी जी, ये मेरा कोई इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज इशू। अच्छा प्लीज, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये जो ईवीए है ना जी, आपका जो ट्रेडिशनल हम फाइंड करते हैं उसमें हम कहते हैं जी हमारा ये प्रॉफिट है, लेकिन वो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं रहता, क्योंकि उस प्रॉफिट में से फिर कंपनी ने निकालनी होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये आप ने एक्सपेक्टेड रिटर्न पे करना होता है डेट होल्डर्स को और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, कॉमन को। वो पे करने के बाद आपके पास इफ समथिंग लेफ्ट, अब फॉर एग्जांपल आपका जो नेट प्रॉफिट था वो है 1 लाख रुपया, और उसमें से अगर 80,000 आपने 3 पार्टीज को पे करना है, और उनमें से बॉन्ड्स होल्डर्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं और कॉमन, उनको माय डियर पे करने के बाद जो कुछ बचेगा उसको हम कहते हैं ईवीए। ईवीए मीन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है दिस इज द रियल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ 20,000। वो जो प्रॉफिट हालांकि आपको हुआ है 1 लाख, लेकिन उनमें से जो कंपनी में एक्चुअल वैल्यू एडिशन हुई है वो आपका 20,000 हुआ है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ईवीए। गॉट इट? राइट सर। अजीम आपने सुना है जी? मिस्टर अजीम जी सर सुना है। क्लियर है? जी सर। नहीं, मैं भी कुछ वैल्यू एडिशन हुई है माय डियर, मैं जो मुझे सुनने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू। अच्छा, ये आ रहा है क्या चीज है रेजिडुअल इनकम प्लीज? सर ये अपने प्रॉफिट में से हम एक नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो लेस करते हैं तो रेजिडुअल इनकम आती है। सर नहीं रेजिडुअल समझा इनकम नहीं। ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आपकी बच जाती है, स्पेयर इनकम। नहीं सर, कोई एग्जांपल बताइए ना कैसे। सर एग्जांपल तो याद नहीं है। हाँ जी मिस्टर अनीक प्लीज।
सर मेरे ख्याल से जो एक आपका प्रॉफिट आ रहा है, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर आप एक नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं। मतलब वो आपके सपोज जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपने डिस्काउंट रेट यूज़ किया था उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, तो वो नोशनल एक होता है। और वो नोशनल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो मल्टीप्लाई होगा आपकी इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, तो वो जो होगा वो माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। आपका आरओई क्या चीज है? रिटर्न ऑन इक्विटी। सर सर नेट और आपकी कॉमन स्टॉक मतलब ईपीएस ही आपका आरओई है। हाँ, तो यही तो है आर आई माय डियर, कि जो आपका रिटर्न टू कॉमन शेयर after paying all interest and after paying all preferred dividend, what is left, this is the RI, my dear. Mr. Anik, clear है? जी सर। So I think these are the three concepts that we have discussed. ROI, this is a different thing. RI is what is the finally left and which is a pure share of the common stockholders. And naturally, I think you have to pay to bonds holders and to preferred, or what then is left is a residual one. So I hope so that in future you will not be confusing RI, EVA and ROI तो खैर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये जरा थोड़ा सा है, और EVA मेरा ख्याल एक टची सा है, और ये दिस इज नॉट अ सिंपल नेट प्रॉफिट आफ्टर अर्निंग नेट प्रॉफिट, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लेस करते हैं। तो डिस्कस मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग रिवॉर्डिंग एंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस। एनीहाउ this is my dear, now measuring the performance of investment centers। तो हमने किसी इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो ये देखा तीन बेसिक चीजें हैं। we are supposed to measure ROI, we are supposed to measure RI, we are supposed to measure EVA। ये सॉरी इसमें स्लाइड्स कुछ अच्छा जी प्लीज। ROI, compute return on investment ROI and show how changes in sale, expenses and assets affect ROI. Now a return on investment can be find income before interest and taxes, EBIT. ROI is what? Net operating income or average operating assets. So average operating assets mean cash, account receivable, inventory, plant and equipment and other productive assets. तो उनको जब आप डिवाइड करोगे अपनी ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर, तो नेचुरली दिस वुड बी द ROI वुड बी देयर। नेट बुक वैल्यू वर्सेस ग्रॉस कॉस्ट। Most companies use the net book value of depreciable assets to calculate average operating assets. So we are supposed to find the book value. This is quite simple one. Acquisition cost less accumulated depreciation. This is the book value of the assets like। अच्छा ये बताएंगे, ये accumulated depreciation my dear ये क्या चीज है? सर हम Sir, जो over the period of पीरियड वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अमोर्टाइज करने के बाद क्यूमुलेट करते रहते हैं पीरियड टू पीरियड, वो एसेट में से लेस कर देते हैं। नहीं ये हमारे ये इसका स्टेटस ये एसेट अकाउंट है, क्या है ये, क्या चीज है? accumulated depreciation बताते खुद। sir, contra account है sir ये asset का। What does it mean by contra सर account? बेसिकली ये एक डुअल So which is एंट्री है, opposite। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो रहा है, और इसका क्योंकि एक्सपेंस एक नॉन कैश आइटम है, तो दूसरी तरफ ये एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ना कि दिस इज नेगेटिव एसेट अकाउंट एंड दिस इज काउंट्रा अकाउंट। जी सर। ओके दिस इज व्हाट आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है,
तो what different method can be used to compute depreciation? Written down value, straight line method, Some of the Okay. और digit Makers. production unit. Makers can you use in Pakistan, gentlemen? सर मैकर से यूज नहीं होता, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू काफी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, लेकिन नहीं तो रिटर्न फिर डाउन why वैल्यू you में are why? जीरो नहीं होता है, एसेट्स कभी जीरो नहीं होता। इस नहीं नंबर ये देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ माय डियर मेथड की बात पूछ रहा हूँ कि मेथड मुझे बताइए क्या है। मैंने मैकर की बात की, मैकर पाकिस्तान में यूज नहीं होता। राइट सर। ओके, अब रही बात कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कितने कौन कौन से मेथड्स हैं। Straight lines, reducing balance method, sum of the digit method, ओके insert production. यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। जी सर जी। अच्छा, अगर मैं नाम लूं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, तो वो क्या है? सर उसका मतलब ये जिस तरह से आपकी प्रोडक्शन होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा होगी सर उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी सर आपकी, यानी कि इनिशियल ईयर्स के अंदर आपकी ज्यादा डेप्रिसिएट करेंगे। नहीं, अभी आपने दो बातें मिक्स करके बताई हैं जेंटलमैन। सर आपने कहा जी जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी, आप फिर वो तो है आपका यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। मोर प्रोडक्शन मोर डेप्रिसिएशन, लेस प्रोडक्शन इन अ ईयर लेस डेप्रिसिएशन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड? सर एज ऑफ माय ओपिनियन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही ये है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। सर इसका मकसद ये नहीं यही है या और भी? एक्सेलरेटेड, सॉरी सर एक्सेलरेटेड में ये नहीं है कि शुरू में हम कम चार्ज करेंगे, बाद में इसको फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट या ग्रो करेगा उसको फिर ज्यादा उसके हिसाब से चार्ज करते रहेंगे। अब सुनिएगा प्लीज। एक्चुअली आपके तीन मेथड जो है ना जी, वो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में फॉल करते हैं। नंबर 1 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर 2 सम ऑफ द ईयर डिजिट बैलेंस मेथड, number 3 double declining balance method. All these three methods technically called accelerated depreciation method. Now so far as Mr. Azim is talking, चलिए शुरू में हम कम करेंगे, इसको रिवर्स कर लीजिएगा। Under this accelerated depreciation method, in the earlier time period, the more higher depreciation is charged, and as the time is lapsed, फिर हम अपनी depreciation पहले साल के मुकाबले में कम करते जाते हैं। Logic behind is this one कि any assets newly purchased is more productive and technically it is more used, so that's why उसकी हम कैपेसिटी को टेक्निकली ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो पहले साल सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन, अगले साल उससे कम, अगले साल उससे कम, अगले साल उससे कम। ये तीनों मेथड को हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं, मिस्टर अनीक एंड मिस्टर अजीम एंड रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? सर ये डबल डिक्लाइनिंग का बता सकते हैं? ये मैंने पहली दफा सुना है। हाँ जी, डबल डिक्लाइनिंग सुन लें। डबल डिक्लाइनिंग मेथड के मुताबिक ये होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन दो मेथड को मिला के किया गया है। एक स्ट्रेट लाइन के इसमें फीचर है और दूसरे रिड्यूसिंग बैलेंस के। मसलन हम पहले स्ट्रेट लाइन के मुताबिक उसकी लाइफ को यूज करते हुए फर्ज करें, हम कहते हैं जी कि 5 साल उसकी लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ। तो इसका मतलब हमने 5 सालों के इसके बेनिफिट को लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ईच ईयर कितनी बनी परसेंटेज? 20। जी। अब अगर आप इसे डबल डिक्लाइन पे करना है तो 20 को डबल कर दो, इसका मतलब 40% बन गया। गॉट इट? सर लेकिन इसमें तो फिर वो एवरी ईयर 40% होगा या? लेकिन एवरी ईयर 40%, लेकिन रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर। अच्छा। जैसे पहले साल 1 लाख है तो 40%, तो एक में से 40 निकले, पीछे बुक वैल्यू कितनी बच गई? 60।
अगले साल 60 का 40% देंगे, जी सर, तो वो इन अगले that- साल उसको निकाल के फिर उसका 40, तो आगे ना पहले साल सबसे ज्यादा, अगले साल उससे कम, अगले साल उससे कम। तो यही तो मैंने बताया है कि ये तीनों मेथड को टेक्निकली हम क्या नाम देते हैं, accelerated depreciation method, my dear. Or I am astonished to listen that in your campuses no one has discussed such accelerated depreciation method. हालांकि ये तीनों मेथड एक्सेलरेटेड हैं. Again I am talking, that is the reducing or diminishing balance method, so sum of the year digit balance method, and double declining balance methods. Got it? right sir. So this is the book value. और book value से क्या मतलब होता है? सर जो फाइनेंशियल बुक्स में एसेट की रिकॉर्डेड वैल्यू होती है। हाँ एग्जैक्टली और ये मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये बुक है, बुक वैल्यू है मीन। और उसका तरीका ये होता है कि एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग। नाउ माय डियर, ROI depreciation decomposition of the ROI formula is ROI operating income divided by average operating assets, operating income divided by sales, x sales into average। ये एक वो दो पॉइंट फार्मूला के मुताबिक वो चीजें फिर होती हैं। ROI is net operating income, average operating assets, मार्जिन क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल को हम मार्जिन, और टर्नओवर जो हमारा होता सर ये है। ड्यू पॉइंट फार्मूला नहीं है, ड्यू पॉइंट फार्मूला। जी 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ये वही है, ये बिल्कुल वही है। और ये ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन देता है जिसमें हम जो है वो मार्जिन, टर्नओवर और वो फाइंड करते हैं, और वो एक फ्रैक्शनल के साथ। चूंकि ROI तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप इसको ब्रेक करके और इसके अंदर ऑपरेशनलाइज करके भी इसको हम ये कर सकते हैं ये। तो दिस इज मच मोर बेटर एक्सप्लेनेशन इज देयर। तो अभी आप देखें कि ROI एग्जांपल 1 ईयर सेल्स, आपको ये स्नैक फूड्स ये डिवीजन्स है, ये दूसरा डिवीजन है। हम दोनों डिवीजन्स की ROI फाइंड कर सकते हैं। सेल हमारी इतनी है, इसकी इतनी है, ऑपरेटिंग इनकम इसकी इतनी, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट यहाँ ये यूज हो रहे हैं, यहाँ ये यूज हो रहे हैं। और ईयर 2 में हम, तो आई थिंक हम इस बेसिस के ऊपर we are supposed to find certain values. Now that increasing ROI, there are 3 ways to increase ROI. आप नेचुरली बात है, या तो अपनी सेल को ज्यादा करें, या एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो, और या अपने एसेट्स को रिड्यूस करो। अब सवाल है कि मेरा ख्याल है ये तो बड़ी आसान बातें हैं, लेकिन ये थर्ड वन, अपने एसेट्स को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? सर नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जो है ना, जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, उनको रिमूव कर दिया जाए। हैप्पी टू लिसन जेंटलमैन, मिस्टर अजीम, एग्जैक्टली। और जब आप नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को एलिमिनेट करोगे तो राइट एसेट्स यूज होंगे, तो आई एम श्योर लाइक योर ROI वुड बी गोइंग टू बी इम्प्रूव वन लाइन। ये एक जरा पॉइंट था, क्योंकि सेल को बढ़ाना सिंपल है, एक्सपेंसेस को कम, लेकिन एसेट्स की जो गैर जरूरी एसेट्स हैं, नॉन प्रोडक्टिव, उसको एलिमिनेट करो। चूंकि दुनिया में कोई भी चीज जो नॉन प्रोडक्टिव है वो वेस्टेज है, चूंकि आपने उसको एम्प्लॉय किया लेकिन उसकी वजह से कोई रिटर्न नहीं आ रहा। और एनीथिंग विच इज नॉन प्रोडक्टिव इज अ वेस्ट, वेस्ट को एलिमिनेट करो, और इस तरीके से आपकी ROI कैन बी बेटर वन। तो इंक्रीजिंग ROI, an example, Regal company reports the following: net operating income is this, average operating assets are this, sales itni hai, operating expenses, what is Regal company's ROI? ROI is margin into turnover। और ये वही है फॉर्मूला जो डो पॉइंट का है। तो हमने ROI एक तो डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता था, लेकिन दिस इज मच मोर बेटर। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल इज लाइक जो हमारा मार्जिन है, और फिर इसी तरह टर्नओवर है। तो टर्नओवर, सेल, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स को जब हम देखते हैं, तो ये अब मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं माय डियर, लाइक
आपने जब देखा तो ROI इसमें फाइंड किया, ROI जो है मार्जिन हमारा 6% निकला, जबकि टर्नओवर हमारा 2.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 15%। तो देखा ये 2 पॉइंट में फ्रैक्शनल जब आप करते हैं तो हमारे फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो जाती है। Investing in operating assets to increase sale. Suppose that the Regal manager invests in a 30,000 price of equipment that increases sale by 35,000 while increasing operating expenses by this one. So net operating income हमारी 50,000, average operating assets 2,30,000, sales हमारी 5,35,000, operating expenses. So I think on the basis of this one, you can find this one. हम इसको देख सकते हैं। Advantage of ROI क्या हो सकता है जी? It encourages manager to pay careful attention to the relationship among sales, expenses, and investment, as should be the case for a manager of an investment center. It encourages cost efficiency and it discourages excessive investment in operating assets. तो देखा ये जो excessive investment है वो हमारी waste होगी, उसको हमें एलिमिनेट करेंगे तो नेचुरली हमारे पास चीजें। ये कुछ क्रिटिसिज्म है जी माय डियर। इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, मैनेजमेंट में नॉट नो हाउ टू इंक्रीज ROI। ये एक बैलेंस स्कोर कार्डिंग होती है, वो पहले हमने पढ़ाया भी था कि जिसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी हम देखते हुए फोर प्रोस्पेक्टिव्स जो आपने पढ़ाए थे। जी मैनेजर ऑफन इनहेरेंट मैनी कमिटेड कॉस्ट ओवर व्हिच दे हैव नो कंट्रोल। मैनेजर इवैल्यूएट ऑन ROI may reject profitable investment opportunities. My dear, residual income, so compute residual income and understand its strength and weaknesses. So residual income, another measure of performance. Net operating income above some minimum required return on operating assets. Residual income is the difference between operating income and the minimum dollar return required on a company's operating assets. So residual income, operating income minus minimum rate of return into operating assets. तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट 1 है जिसमें रेजिडुअल इनकम, ऑपरेटिंग इनकम और ये दिया गया है। रेजिडुअल इनकम हमारी 1,30,000 माइनस उसमें से हमने मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न और ऑपरेटिंग एसेट्स में से माइनस किया तो 3 लाख। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में है हमारे पास। तो दिस इज ये बस वो है चीजें, इसमें तो खैर ये क्विक चेक्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन है। Divisional comparison and residual income. The residual income approach has one major disadvantage. It cannot be used to compare the performance of divisions of at the different sizes level. तो ये इसी तरह है माय डियर, ये सारे वो है लाइक ऑपरेटिंग एसेट्स हमें रिटेल होलसेल का दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है उसमें। तो ये मेरा ख्याल बाकी ये सारी वो चीजें हैं, इसको मेरा ख्याल आप लोग देख लीजिएगा। आज हमने कोशिश की है कि 2 चीजों को देखने की, एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन और दूसरा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप थोड़ा सा आप अच्छा जी, आज ये कोई वैल्यूएशन हुई है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड को सुन के? जी सर, वैल्यू एडेड। जी सर। तो ये 3 मेथड्स जरा अनीक बताइए कौन कौन से हैं एक्सेलरेटेड में? सर एक्सेलरेटेड में रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट्स मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड। और व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द accelerated depreciation method, why it is used, and what is the explanation of? So basically, what we do in accelerated depreciation is we are accelerating the rate of depreciation in the initial years of an asset's use, because in the initial years it has more capacity and it has more value. जी तो बुनियादी तौर पे 3 मेथड्स आप कॉल करेंगे। वन इज स्ट्रेट लाइन, अदर इज यूनिट ऑफ आउटपुट, थर्ड वन इज एक्सेलरेटेड। फिर आप कहेंगे कि अंडर एक्सेलरेटेड देयर आर 3 मेथड और वो ये। अच्छा,
ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है ये किस बेस के ऊपर, ये टाइम बेस्ड है, इसका प्रोडक्टिव यूज के ऊपर कोई नहीं है। चूंकि फिलॉसफी ये है कि हमने उसकी इकोनॉमिक लाइफ को डिटरमिन कर लिया और वो एसेट इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, टाइम गुजर जाएगा तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है और वो फिक्स्ड पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन would be charged irrespective whether it has been used more or less. That's why वो horizontal line लगेगी to O axis और same amount would be charged under the straight line. तो ये टाइम बेस्ड है। यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड जो है ये यूज बेसिस के ऊपर है। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी डेप्रिसिएशन वुड बी मोर, जिस साल कम यूज हुआ है उस साल कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एक्सेलरेटेड में हमने जो बताया वो ये है कि माहिरीन कहते हैं कि जो नया एसेट होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और नेचुरली उसको पहले सालों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और चूँकि उसकी यूजेस ज़्यादा है पहले सालों में, लिहाजा डेप्रिसिएशन भी पहले ज़्यादा यूज होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। तो वो जो अजीम आपने मैकर पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिकन जो IRS डिपार्टमेंट उनका है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज IRS, ये वो यूज करता है, पाकिस्तान में ये नहीं है। जी सर। और कुछ कोई बात को अच्छा ये बताएंगे, ये जो हमारा डिफरेंशियल कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? सर इंक्रीमेंटल बेस प्रोजेक्ट्स। जी जी सर 2 प्रोजेक्ट्स में जो कॉस्ट डिफर करती है सर उसे लेते हैं सर, आप उसे डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड कहते हैं। बिल्कुल। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? सर जिसमें तमाम की तमाम कॉस्ट आप सर इसको प्रोडक्ट पे लगा देते हैं सर। ठीक है। तो फिर आज के हमारे इसमें CM कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन था उसमें और क्या फर्क है? ये वाला मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला, ये कौन सा मेथड है? सर ये वेरिएबल कॉस्टिंग है सर। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, फाइन, ठीक है। हाँ जी, कुछ अच्छा आप लोगों ने ये लिवरेज वगैरह भी पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने लिवरेज? लेवरेज सर वो जी सर पढ़ा हुआ, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग। तो क्या इसकी लॉजिक क्या है माय डियर, थोड़ा सा रैशनल बताएंगे? सर स्मॉल चेंज करने से कोई बड़ा चेंज आना, लीवरेज तो उसे कहते हैं, मतलब कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट लेना, ज्यादा गेन करना, और इसका मतलब है leverage। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड टू नो about the DOL, degree of operating leverage, why it is computed and what does this result shows, and what is DFL and why DFL is basically computed in degree of financial leverage. सर ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली बिजनेस रिस्क की वजह से आता है, जितनी फिक्स कॉस्ट ओवरहेड ज्यादा होंगे उतना ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। ये कैलकुलेट किया जाता है कि इसमें बिजनेस रिस्क कितना, फाइनेंशियल रिस्क आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि इसमें डेट का एलिमेंट कितना है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी रिस्क इसमें कितना ज्यादा है, वो एज अ फाइनेंशियल रिस्क। तो DFL इस वजह से कैलकुलेट किया जाता है। अनीक साहब आप बताइएगा। सर फाइनेंशियल लेवरेज का नहीं, दोनों बताइए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। सर फाइनेंशियल लेवरेज तो जो है वो लेवल ऑफ डेट देखते नहीं, पहले ऑपरेटिंग बताइए, ऑपरेटिंग। जी सर ऑपरेटिंग लेवरेज तो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो होती है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, उसको कंपेयर कर रहा होता है। एंड सर अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो वो आपकी लेवरेज, वो ज़्यादा लेवरेज कंसिडर होती है, और हायर लेवरेज जो होती है वो दैट इज कंसिडर्ड रिस्कियर। और फाइनेंशियल लेवरेज में? सर फाइनेंशियल लेवरेज में जो है वो मेन कैपिटल स्ट्रक्चर में
डेट और इक्विटी का जो मिक्स है उसको देख रहे होते हैं, और अगर डेट ज़्यादा होगा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो दैट इज़ हायर लेवल ऑफ लेवरेज एंड दैट इज़ कंसिडर्ड रिस्कियर। हमें डेट की क्या है, कब तक यूज करना चाहिए, मतलब क्या उसकी कोई इंडिकेशन है कि हम यहाँ तक डेट यूज करें और उसके बाद ना करें? सर वो डेट वहाँ तक लेना चाहिए ना जहाँ तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट की वजह से लोअर हो रही है, जो ओवरऑल बैक है। एट द पॉइंट के वो इंक्रीज होना लग जाए ओवरऑल बैक ड्यू टू द डेट, ड्यू टू द हायर रिस्क, एट दैट पॉइंट फिर हमें इसको डेट ऑन नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल इसमें थोड़ा सा सिंपली ये किया जा सकता है कि जहां आपकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर डेट के इस्तेमाल करने से और मजीद ऐड करने से अगर ईपीएस आपका बढ़ रहा है तो वहां मजीद डेट लिया जा सकता है, और जहां ये इनडिफरेंट हो जाए, ठीक है ना जी, और ईपीएस बढ़ने की बजाय आप कांस्टेंट हो गए जी। देख तो लो, वो देख तो लो, इसे तो देखो, सर पे मुंह पे ये हाथी। हाँ जी, मैं बोलूं जी? अजीम साहब आज बहुत बोल रहे हैं जी। तो उसमें यह है कि जब ईपीएस आपका मजीद नहीं बढ़ रहा तो ये इंडिकेशन है कि अब डेट फर्दर शुड नॉट बी टेकन, क्योंकि अगर आप मजीद डोज डेट की लेके लगाओगे तो बजाय ईपीएस बढ़ने के अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द डीएफएल। तो डीएफएल से हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि हम कितना डेट हमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अनीक, यू गॉट द मैसेज पॉइंट? जी सर, थैंक यू। चलिए जी, बाकी हमारे आज अजीम, अनीक, उसामा, तो उसामा साहब को चीजें समझ आई हैं प्लीज? सर बहुत कुछ सर, थैंक यू चलें सो मच। चलिए जी, ठीक है। और कोई नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी विद द न्यू एपिसोड विद द न्यू स्लाइड्स। तो टेक केयर, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। इंशाअल्लाह सर। With the new Okay, episode with same director. ठीक है जी, Thank you, sir. थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू। हाफिज़। सर सर